तो दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताने वाले हैं, लेकिन अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन दबा दीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पीओके में कश्मीरियों ने दिखाया दम, भाग खड़ी हुई पाकिस्तानी फौज, गुरिल्ला युद्ध जैसे हालात बता दें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस समय विद्रोह देखने को मिल रहा है। जनता पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखी गई, जिसमें पाकिस्तानी पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मारा गया है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में शनिवार को पुलिस कार्रवाई के खिलाफ हड़ताल की घोषणा की गई। इस दौरान दुकानें बंद रही, सामान्य जनजीवन इससे प्रभावित हुआ। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जम्मू कश्मीर जाग के आह्वान पर, जाग यानी JAAC के आह्वान पर शुक्रवार को पीओके में दुकान बंद और चक्का जाम हड़ताल की घोषणा की गई थी। जी हां, यहां तक कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग तक कर दी। पीओके से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी लड़ाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को पहाड़ से धकेल रहे हैं। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का वीडियो सामने आया है, जहां पर पुलिस वाले भीड़ से जान बचाकर भागते नजर आए हैं। पाकिस्तानी सरकार ने पीओके में धारा 144 लागू कर दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें पीओके से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है जहां पर प्रदर्शनकारी भारत का झंडा लेकर खड़े हैं, भारत के झंडे को, तिरंगे को लहरा रहे हैं और जहां जहां पाकिस्तानी झंडे लगे उनको उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन दिखा रहा है कि अब पीओके के लोगों का मन बदल रहा है और अब पूरे तरीके से पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान के लोगों से झिक चुके हैं ये, और अब अपने आप भारत से इनका मोह लगता जा रहा है और भारत में कहीं ना कहीं आने वाले समय में जल्द ही शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं इस पर आपकी क्या निजी राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। हर बार की तरह हम कह रहे हैं, राजनाथ सिंह की वो बात, वो बयान सच होती नजर आ रही है कि पाकिस्तान से पीओके के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पीओके भारत में सम्मिलित हो जाएगा। इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, भारी मात्रा में आज कमेंट करिएगा और जितना ज्यादा हो सके सारे ग्रुप में वीडियो भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो वहीं अगली खबर बता दें, सीमा से सटे पंजाब के शहरों में चीनी ड्रोन छोड़ रहा है पाकिस्तान, 24 घंटे मुस्तैद BSF के जवान। बड़ी खबर बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान ने पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार और नशे के पैकेट गिराने की रफ्तार को बढ़ा दिया है। पहले सप्ताह में 2-4 ड्रोन आया करते थे, तो वहीं 2 सप्ताह में अब 1.5 दर्जन से अधिक ड्रोन बरामद हो रहे हैं। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते गांवों के खेतों में BSF के सतर्क जवान महज 24 घंटे में ही 3 से 4 ड्रोन बरामद कर रहे हैं। खास बात है कि BSF द्वारा बरामद किए गए सभी ड्रोन चीन निर्मित हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से हजारों ड्रोन की एक बड़ी खेप प्राप्त हुई है। अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने ये ड्रोन आतंकियों, घुसपैठियों और तस्करों को मुहैया कराया है। पाकिस्तान की सीमा से ये ड्रोन पंजाब के सीमावर्ती गांवों के खेतों में भेजे जा रहे हैं। अधिकांश ड्रोन के साथ पीले रंग की टेप वाला एक पैकेट रहता है, उसमें हथियार या ड्रग्स के छोटे पैकेट होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को चीन से भारी मात्रा में ड्रोन हासिल हुए हैं। इन्हीं ड्रोन के जरिए पड़ोसी मुल्क पंजाब में रोजाना ड्रग्स व हथियार भेज रहा है। सीमा पार पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI द्वारा ड्रोन भेजने के लिए वहां के आतंकी संगठनों एवं तस्करों को तकनीकी मदद दी जाती है। जी हां, यानी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला जब तक उसकी कानों में स्ट्राइक जैसी चीजें ना गूंजने लगे। तो वहीं आपको बता दें, जर्मनी के इस फैसले से इंडियन नेवी की होगी बल्ले बल्ले, चीन पाकिस्तान की आएगी शामत। बता दे, भारत के पनडुब्बी कार्यक्रम P-75I के लिए जर्मनी एक बार फिर आगे आया है। भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट लंबे समय से अधर में है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत घरेलू स्तर पर स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण करना चाहता है। पहली बार साल 1997 में सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों के रिप्लेसमेंट के लिए सुरक्षा कैबिनेट समिति ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसके मुताबिक साल 2020 तक पनडुब्बियों का परिचालन होना था, लेकिन ये साल 2024 में भी शुरू नहीं हो सका। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक साल 2020 में भारत सरकार ने P-75I के लिए 2 शिपयार्ड और 5 विदेशी रक्षा कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया था। तो वहीं आपको बता दे, बड़ी खबर, अरमानों पर फिर फिरा पानी, सऊदी प्रिंस का पाकिस्तानी दौरा हुआ रद्द, कैसे शहबाज के लिए यह है बड़ा और तगड़ा झटका। आपको बता दे, कंगाली की मार झेल रहा पाकिस्तान, अमीर देशों के सामने बाहें फैलाए खड़ा है। पाकिस्तान में गरीबी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इस बुरे
बुरे वक्त में पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पाकिस्तान यात्रा स्थगित कर दी है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि क्राउन प्रिंस की यात्रा उसके लिए बहुत बड़ी मदद लेकर आएगी, लेकिन अब उसके अरमानों पर पानी फिर गया है। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान यात्रा अज्ञात कारणों से स्थगित कर दी गई है। एक खबर में शनिवार को यह जानकारी दी गई। जियो न्यूज की खबर के अनुसार पहले उम्मीद थी कि वे 19 मई को 2 दिवसीय दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सऊदी अरब के युवराज की यात्रा पर टिप्पणी करते हुए विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि इस्लामाबाद और रियाद के बीच एक कार्यक्रम तैयार होते ही यात्रा का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा। मार्च में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब की यात्रा के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में राजनयिक और व्यापार संबंधित वार्ता के बाद ये उच्च स्तरीय यात्रा होने की संभावना थी। सऊदी अरब के युवराज की यात्रा अब विलंबित हो गई है। उनकी यात्रा नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। पाकिस्तान विभिन्न क्षेत्रों में सऊदी अरब से बड़ा निवेश आने की उम्मीद लगाए बैठा है। जी हाँ, अब ऐसे में उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, पाकिस्तान रोटी का जुगाड़ कर ले। जी हाँ, शरीफ ने गंवाया निक्सन वाला मौका। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर एक्सपर्ट ने क्या कहा आपको बता दें। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इस बीच उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब वो पाकिस्तान के बारे में चिंता नहीं करते, भारत को अपने लक्ष्यों पर आगे बढ़ना चाहिए। उनके इस बयान के बाद अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पीएम मोदी 2015 में लाहौर गए थे, जो पाकिस्तान के लिए ठीक उसी तरह था जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1972 में चीन की यात्रा की थी। चीन अमेरिका के संबंध ठीक हुए, लेकिन पाकिस्तान ने यह मौका गंवा दिया। इसके अलावा एक्सपर्ट का कहना है कि भारत को पाकिस्तान से हटकर चीन पर ध्यान देना चाहिए, जो उसकी असली चिंता है। तो वहीं आपको बता दें, ये क्या कह गए पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा, रिश्ते में हम पाकिस्तान के बाप लगते हैं। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जिससे वे चर्चा में आ गए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के लोग रोज प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं। भारत में स्वस्थ और स्वतंत्र न्यायपालिका है और लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर हो या कांग्रेस के नेता हो, ये सभी लोग तो रहते भारत में है और गीत पाकिस्तान के गाते हैं। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि रिश्ते में तो हम पाकिस्तान के बाप लगते हैं। जी हाँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिवालिया हो गया है। ये लोग देश की जनता को डराना चाहते हैं, खास तौर पर हमारे मुसलमान भाइयों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि पीएम मोदी का भय दिखाकर मुसलमानों को डराया जा सकता है, जबकि सच बात तो यह है कि भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। विपक्ष ने कसम खा रखी है कि हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करेंगे। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान होना बात की बात है, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है। बहरहाल दोस्तों, इस पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान का क्या आप समर्थन करेंगे? कमेंट में हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, रिश्तों में तनाव के बीच मालदीव से वापस लौटे भारतीय सैनिक, आखिर अब उनकी जगह किसने ली आपको बता दें। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने शनिवार को कहा है कि देश में 76 भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के असैन्य कर्मचारियों ने ले ली है। HAL ने भारत द्वारा उपहार में दिए गए हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया था। इस प्रकार स्वदेश लौटने वालों की सटीक संख्या पर संशय भी समाप्त हो गया है। जी हाँ, नई दिल्ली में फरवरी में दोनों देशों के बीच एक समझौते के बाद निर्धारित 10 मई की समय सीमा के अनुसार मालदीव में हेलीकॉप्टर और डोनियर विमान के 2 मंचों के संचालन के लिए तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को शुक्रवार तक वापस भेज दिया गया था। यह समझौता चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की नवंबर में उनके पदभार संभालने के कुछ घंटों के भीतर की गई मांग का परिणाम था। स्थानीय मीडिया की खबरों में जमीर के भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा से लौटने के एक दिन बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किए जाने का संदर्भ दिया गया, जिसमें हनी माधु, कदधू और गान में तैनात भारतीय सैनिकों की उपस्थिति का ब्यौरा दिया गया था। तो वहीं बता दें, रूस से भारत के तेल खरीदने पर क्या झूठ बोल रहे अमेरिकी राजदूत। जयशंकर जी ने खोली पोल तो बुरे फंसे एरिक गारसेटी। जी हाँ, यूक्रेन युद्ध के बाद सही पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिया था। रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अमेरिका ने बाहर कर दिया था। इतना ही नहीं, उससे कोई तेल ना खरीद सके, इसकी भी पूरी कोशिश अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देश करते रहे। लेकिन भारत
भारत ने फिर भी रशिया से तेल खरीदा। अब भारत में अमेरिकी राजदूत एक अजीबोगरीब दावा कर रहे हैं। एरिक गारसेटी ने कहा है कि भारत ने रूसी तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कि कोई रूसी तेल खरीदे, हम नहीं चाहते थे कि तेल का भाव बढ़े। हालांकि उनके इस बयान पर विश्वास करना मुश्किल है। माना यह जा रहा है कि भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया, जिस कारण अब गारसेटी इस तरह के बयान से अपने देश की छवि बनाने में लगे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाते रहे हैं कि वो रशिया से कच्चा तेल ना खरीदे। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हम शुरू से आपको खबरें बता रहे हैं, जब से रशिया पर प्रतिबंध लगा है तब से, कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता, कतई नहीं चाहता कि रशिया से कच्चा तेल भारत भी खरीदे। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी पश्चिमी देशों की जब भी यात्रा पर गए हैं तो रूसी तेल को खरीदने का मुद्दा उठाया जाता रहा है। हमेशा भारत को एक नैतिक दबाव में लाने की कोशिश पश्चिमी देश करते रहे हैं। अब अमेरिकी राजदूत का यह कहना कि अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदे, वो किसी झूठ से कम नहीं लगता। डॉक्टर जयशंकर जी खुद कहते रहे हैं कि भारत पर लगातार रशिया से तेल ना खरीदने का दबाव बनाया जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसे में एरिक गारसेटी भारत आने के बाद जिस प्रकार से ये बयान दे रहे हैं कि हम चाहते थे कि रशिया पर तो प्रतिबंध लगे, रशिया का कोई भी तेल ना खरीदे, लेकिन हम चाहते थे कोई एक देश हो जो रूस का तेल खरीदे और इसीलिए हमने भारत को खरीदने दिया। अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी छवि को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि पूरी दुनिया को ये लगे कि अमेरिका ने चाहा तभी भारत ने रशिया से तेल खरीदा, अगर अमेरिका नहीं चाहता तो भारत तेल नहीं खरीद पाता। ये चेहरा और ये इमेज वो पूरी दुनिया के सामने बनाना चाह रहा है। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग दोस्तों, और आप क्या जवाब देंगे एरिक गारसेटी को इस मुद्दे पर बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया हवाई हमला, 2 एयर स्ट्राइक में टीटीपी के 9 आतंकियों की मौत, बड़ा दावा। जी हां, पाकिस्तान की सेना ने 2 एयर स्ट्राइक तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों के खिलाफ की है। मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने एक एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में किया है, वहीं दूसरी एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के इलाके में किया है। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को एक बड़ा दावा करते हुए कहा था कि मार्च में खैबर पख्तूनख्वा के बीशम इलाके में चीनी इंजीनियरों पर हुए हमले की साजिश अफगानिस्तान में रची गई थी। पाकिस्तानी सेना के इस दावे के बाद एयर स्ट्राइक की खबर आ रही है। तो वहीं बता दें, सऊदी अरब के बाद अब अफगानिस्तान में बारिश का कहर, 300 से अधिक लोगों की मौत की बड़ी जानकारी। जी हाँ, कुदरत कब अपना रुख बदल दे कोई नहीं जानता। हाल फिलहाल में सऊदी अरब में ऐसा कुछ देखने को भी मिला जहां तूफान और भारी बारिश की वजह से शहर के शहर जलमग्न हो गए, गाड़ियां रेत में दब गई थी। अब वैसा ही कुछ मिला जुला नजारा अफगानिस्तान में भी देखने को मिला है। सूखी रेतीली जमीन पर बंजर पहाड़ों वाले देश अफगानिस्तान की तस्वीर को कुदरत ने अचानक बदल दिया। अफगानिस्तान में बेहिसाब बारिश के बाद उफनती हुई नदियां तबाही मचा रही हैं। लोग बेहद डरावनी लहरों से अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खतरे का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अचानक सैलाब आने से 300 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो वहीं इस अमीर मुस्लिम देश में एक शख्स ने पलट दी पूरी सत्ता, संसद भंग और संविधान सस्पेंड। बता दे, तेल से माला माल खाड़ी देश कुवैत में नया राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। कुवैत के अमीर शेख ने शुक्रवार को देश की संसद को भंग कर दिया। कुवैती मीडिया के मुताबिक अमीर ने संसद भंग करने के बाद कुछ सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके अलावा अमीर ने देश के कुछ कानूनों को भी भंग कर दिया है। कुवैत न्यूज एजेंसी कूना के मुताबिक राष्ट्रीय असेंबली को भंग करने और संविधान के कुछ लेखों को 4 साल से ज्यादा के लिए निलंबित करने के अमीर ने आदेश जारी किए हैं। इसमें आगे लिखा गया है कि अमीर शेख मोशाल अल अहमद अल जाबेर नेशनल असेंबली को अपने हाथों में ले रहे हैं। तो वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, बज गया चीन का बाजा, अगले 20 साल में जीडीपी से दुगना हो जाएगा कर्ज, ब्याज चुकाते चुकाते निकल जाएगा जिनपिंग का दम। जी हाँ, कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकानमी चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। IMF के मुताबिक 2044 तक चीन की डेट टू जीडीपी रेशियो 200% पहुंचने का अनुमान है, यानी चीन पर कर्ज का बोझ उसकी जीडीपी का दुगना हो जाएगा। करीब 2 दशक तक दुनिया की ग्रोथ का इंजन रहे चीन की इकानमी अब सुस्त पड़ने लगी है। 2010 में उसकी जीडीपी ग्रोथ 10.6% थी, जो 2023 में 5.2% रही। जापान की तरह चीन की इकानमी के भी सुस्ती के भंवर में फंसने की आशंका जताई जा रही है। IMF का अनुमान है कि अगले 20 साल में चीन का डेट टू जीडीपी रेशियो अमेरिका से 50% अधिक होगा। 2023 में चीन का नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का डेट टू जीडीपी रेशियो 2023 में 310% पहुंच चुका है। तो वहीं बता दें, फलस्तीनियों के खिलाफ मलेशिया सेना तैनात
कर रहा ये मुस्लिम देश राफा में इजरायली हमले के दौरान बनाया प्लान। जी हाँ, इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के आखिरी बचे गढ़ राफा में अभियान शुरू कर दिया है। इस जगह पर 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों ने शरण ले रखी है। संयुक्त राष्ट्र समेत पश्चिमी देशों ने चेतावनी दी है कि राफा में कोई भी अभियान फलस्तीनियों के लिए आपदा साबित होगा। लेकिन फलस्तीनियों की आफत यहीं खत्म नहीं हो रही है। अब इजराइल का एक पड़ोसी मुस्लिम देश फलस्तीनियों के खिलाफ सेना तैनात कर रहा है। इजराइल और गाजा से लगे सिनाई क्षेत्र में इस समय एक बड़ी सैन्य हलचल चल रही है, जिससे मुस्लिम देश मिस्र की सरकार का समर्थन हासिल है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक तनाव। 18 महीने बाद भारत में चीन के नए राजदूत विवाद के समाधान पर दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ, भारत में चीन के नए राजदूत जू फेईहोंग ने शुक्रवार को कहा कि चीन दोनों देशों की चिंताओं को समायोजित करने और दोनों पक्षों की ओर से माने गए समाधान पर संवाद के जरिए काम करने को तैयार है। 18 महीने से भारत में खाली पड़े पद पर नियुक्त हुए फेईहोंग शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच समझदारी और दोस्ती बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनकी कोशिशें सभी क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देने की भी होगी, जिससे कि रिश्ते बेहतर हो सके। फेईहोंग ने यह उम्मीद भी जताई कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के दौरान भारत सरकार से सहयोग और मदद मिलेगी। दोनों देशों के संबंधों पर खुलकर बात करते हुए फेईहोंग ने कहा कि चीन और भारत के बीच सहयोग और समन्वय से न सिर्फ मौकों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं आपको बता दें, डोमेस्टिक बड़ी खबर है, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रमुख को अमित शाह जी का करारा जवाब। कहा, केजरीवाल एंड कंपनी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी ही नेतृत्व करते रहेंगे। जी हां, चुनाव जीते तो क्या मोदी अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी के चाणक्य ने यूं दिखाया केजरीवाल को आईना। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का 3 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। चौथे चरण का मतदान कल को होना है। चौथे चरण का मतदान बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने विपक्षी खेमे में नया उत्साह भर दिया है। रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल भाजपा पर हमलावर हैं और हाल ही में उन्होंने सवाल किया था कि भाजपा अगर लोकसभा चुनाव जीतती है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसके जवाब में अमित शाह ने कल हैदराबाद में अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट निशाना साधा। अमित शाह जी ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और इंडिया गठबंधन से यह कहना चाहता हूं कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ भी उल्लेखित नहीं है। पीएम मोदी इस कार्यकाल को पूरा करने जा रहे हैं और भविष्य में भी पीएम मोदी ही देश का नेतृत्व करते रहेंगे। जी हां, अमित शाह ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को एक टेम्परेरी राहत बताया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रार्थना की थी कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमत नहीं हुआ। अंतरिम जमानत सिर्फ 1 जून तक का है और 2 जून को उन्हें आत्मसमर्पण करना ही होगा। अगर अरविंद केजरीवाल इसे क्लीन चिट मानते हैं तो कानून के बारे में उनकी समझ कमजोर है। यानी कि अच्छे तरीके से बातों से पलटवार किया है अमित शाह जी ने केजरीवाल पर और बड़े ही अच्छे तरीके से उनको धोया है। आप लोग इस पर क्या अपनी राय देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा केजरीवाल के उस बयान पर। तो वहीं आपको बता दें, इधर केजरीवाल मोदी जी पर हो रहे थे हमलावर, तो वहीं इधर राहुल गांधी कहने लगे कि अगर प्रधानमंत्री तैयार हो तो मैं पब्लिक डिबेट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं। जी हां, राहुल गांधी ने दिया पूर्व जजों के लेटर का जवाब। बता दें, राहुल गांधी ने स्वीकारा कॉमन प्लेटफॉर्म पर बहस का न्योता। कहा, प्रधानमंत्री जी से संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा। जी हां, पूर्व जजों और पत्रकारों की एक संस्था ने लोकसभा चुनाव के दौरान देश के 2 बड़े नेताओं की सार्वजनिक डिबेट के लिए आमंत्रित किया है। पीएम मोदी और राहुल गांधी को लेटर भेजकर पब्लिक डिबेट में आमंत्रित किया गया है। लेटर का जवाब देते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि वो और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बहस के लिए आमंत्रित होने पर काफी खुश हैं। वो इसमें हिस्सा लेने के लिए 100% तैयार हैं। अगर प्रधानमंत्री भी इसमें हिस्सा लेने के लिए सहमत हो तो उन्हें बताएं कि कब और कहां आयोजन किया गया है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी, जहां पर राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं डिबेट करने के लिए मोदी के सामने तैयार हूं। इस पर आपकी क्या राय होगी। तो वहीं आपको बता दें, राम मंदिर दर्शन को लेकर मुर्मू का कांग्रेस ने किया अपमान। उसे शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा पलटवार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अयोध्या के राम मंदिर के दौरे के बाद अपमान करने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन की शनिवार को आलोचना की और कहा कि कांग्रेस को अपने शहजादे की उम्र से कम सीटें मिलेंगी। मोदी ने चतरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि गठबंधन के नेता विपक्ष की मान्यता हासिल करने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद छोटे दलों का विलय करने की योजना बना रहे हैं। मोदी जी ने परोक्ष तौर पर राहुल गांधी के स्पष्ट संदर्भ में कहा कि कांग्रेस को अपने शहजादे की उम्र से कम सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि
गठबंधन ने हार पहले ही स्वीकार कर ली है। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता 18वीं सदी की है। राष्ट्रपति द्वारा राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने मंदिर की सफाई की बात की। उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया। उन्होंने ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें बनेंगी, जहां एक साथ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें 4 जून के बाद पीएम नहीं रहेंगे मोदी। राहुल गांधी का ये सबसे बड़ा बयान। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की आंधी हर जगह है और नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक रैली में उमड़ी भीड़ के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो को साझा करते हुए ये बात कही है। बहरहाल राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों, जिनको ऐसा लग रहा है कि 4 जून के बाद पीएम मोदी पीएम नहीं रहने वाले। ऐसे में आपकी राय, आपका जवाब तो बनता ही है राहुल गांधी को। तो वहीं आपको बता दें 10 राज्यों की 96 सीटों पर थमा चुनाव प्रचार। चौथे चरण में इन दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। जी हाँ, देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, तमाम नेताओं के भविष्य को लेकर भविष्यवाणियां हो रही हैं। इसी कड़ी में अब चुनाव अपने चौथे चरण में पहुंच गया है। इस चरण के उम्मीदवारों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनावी मैदान में उतरे 1710 उम्मीदवारों में से 21% ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, जबकि 24 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने घोषित किया है कि उनके पास कोई संपत्ति है ही नहीं। असल में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने रिपोर्ट में यह जानकारी पिछले दिनों दी है। एडीआर और द नेशनल इलेक्शन वॉच ने कुल 1717 उम्मीदवारों में से 1710 के स्वयं शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 13 मई को मतदान होगा। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 360 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। ऐसे में दोस्तों किन दिग्गजों की किस्मत कल दांव पर लगेगी, उनके नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और पिछले लोकसभा चुनाव में इन 96 सीटों पर किस पार्टी ने की थी जीत दर्ज, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप वो भी देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ इस चौथे चरण में कितने करोड़पति उम्मीदवार है वो भी आप पूरी जानकारी ले पा रहे होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें महरौली के रोड शो में केजरीवाल ने कहा कि जब मैं तिहाड़ गया तो मेरा इंसुलिन 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। जी हाँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल साउथ दिल्ली के महरौली में रोड शो कर रहे थे। केजरीवाल दक्षिण दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार सहरी राम पहलवान के पक्ष में महरौली में रोड शो कर रहे हैं। हालांकि पहले रोड शो का समय शाम 4 बजे तय किया गया था। केजरीवाल का इस लोकसभा चुनाव में ये पहला रोड शो है। इसके अलावा सीएम केजरीवाल पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप कुमार के समर्थन में भी कृष्णा नगर में रोड शो कर रहे हैं, यानी करने वाले हैं। बता दें कि महरौली के रोड शो में केजरीवाल के साथ भगवंत मान समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल से सीधा आप लोगों के पास आया हूं, आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है, मैंने दिल्ली वालों को बहुत मिस किया। तो वहीं दोस्तों अपने आप को हर तरीके से विक्टिम दिखाने की कोशिश की है केजरीवाल ने, और इंसुलिन बंद कर दिया गया जैसा बयान भी दिया। साथ ही साथ आपको बता दें मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा पर चंद्रबाबू नायडू का बयान, कहा सिर्फ आरक्षण से नहीं हो सकते मजबूत। लोकसभा चुनाव के बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम आरक्षण कोटे को लेकर बयान दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सिर्फ आरक्षण से सभी तरह से लोगों को सशक्त नहीं कर सकता। पूर्व सीएम ने कहा कि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा, लेकिन यह धर्म पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो वहीं आज दिल्ली में बरसेंगे बदरा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी धूल भरी आंधी। येलो अलर्ट जारी कर दिया है आईएमडी ने। जी हां, राजधानी में रविवार को मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। साथ ही बारिश के साथ बिजली गरजने की भी संभावना है। इससे अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कई दिनों से लू का एहसास कराने वाली गर्मी से लोगों को निजात जरूर मिलेगा। बहरहाल दोस्तों आप लोग किस राज्य से और कहां से, किस देश से इस खबर को देख रहे हैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आपके यहाँ पर अभी कितना टेम्परेचर है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।